हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी को समझेंगे। इससे पहले हमने गुलाम वंश को समझा, फिर उसके बाद खिलजी वंश को समझे, और अब हम तुगलक वंश के बारे में पूरी कहानी को जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और समझने का प्रयास करें किस प्रकार से तुगलक वंश की स्थापना हुई, कौन कौन से शासक हुए और किस प्रकार से उनका शासन कार्य चला। तो इन सभी बातों को इस वीडियो में हम समझेंगे और इससे बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और कोई भी पॉइंट को छोड़ने का प्रयास न करें। आप देखते चलें, नोट डाउन करते चलें और समझते चलें। तो चलिए देखें तुगलक वंश किसने इसकी स्थापना करी। सबसे पहले देखेंगे कि तुगलक वंश का समय काल कब तक रहा। तुगलक वंश का जो समय काल है वो 1320 से 1414 तक का समय काल है, जो सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला शासन काल माना जाता है। तुगलक वंश सबसे कम समय तक चलने वाला शासनकाल किसका रहता है। अब देखें तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 डायनेस्टी का समय चलता है, मतलब शासनकाल चलता है। उन सभी डायनेस्टीज में जो सबसे कम समय तक चलने वाला शासनकाल था वो किसका था, खिलजी वंश का। और सर्वाधिक समय तक चलने वाला जो शासनकाल है वो किसका है, तुगलक वंश का। ठीक है, तुगलक वंश जो लगभग 94 साल तक माना जाता है, तो चलने वाला शासनकाल होता है 1320 से 1414 तक। अब इसके जो पहले शासक होते हैं वो कौन होते हैं, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो तुगलक वंश की स्थापना करते हैं, किसे हटा करके, खुसरो खां, जिसे बोला जाता है नसीरुद्दीन खुसरो खां, जो खिलजी वंश के अंतिम शासक थे। खिलजी वंश के अंतिम शासक जिसे खुसरो खां कहते हैं, इन्हें हरा करके दिल्ली में तुगलक वंश की स्थापना करते हैं। जब वो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे स्थापित होते हैं तो तुगलक वंश की स्थापना करते हैं कौन, गयासुद्दीन तुगलक। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, वो क्या है कि इनके जो पिता हैं वो तुर्की हुआ करते थे और इनकी माता हिंदू हुआ करती थी। ठीक है, इन्हें कुछ उपाधि भी प्रदान की गई थी। पहला जो गाजी के रूप में जो उपाधि इन्होंने ली थी वो क्या था, कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक जो प्रथम सुल्तान ऐसे थे जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गाजी की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, अब मलिक उल गाजी की भी उपाधि धारण करते हैं कब, जब मंगोलों से विजय प्राप्त करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनके समय में मंगोलों का आक्रमण बहुत हुआ करता था और ये मंगोलों से विजय के पश्चात मलिक उल गाजी की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, मलिक उल गाजी की उपाधि धारण करते हैं कौन, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जिन्हें उदारवादी शासक के रूप में जाना जाता है। अब आप देखिए कि उदारवादी शासक और कौन थे, तो खिलजी वंश के जो प्रथम शासक थे जिन्होंने खिलजी वंश की स्थापना करी थी। अब यहाँ पे 2 पॉइंट आप अगर ध्यान में रखें तो पहला जो खिलजी वंश के प्रथम शासक थे जिन्होंने खिलजी वंश की स्थापना करी वो फिरोज खिलजी थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो उदारवादी शासक थे। और दूसरे उदारवादी शासक जो तुगलक वंश की स्थापना करते हैं, गयासुद्दीन तुगलक, जो वो भी लगभग उसी प्रकार से उदारवादी शासक के रूप में कार्य करते हैं। वो भी उदारवादी थे। बलबन जैसे जितने निरंकुश शासक आए, अलाउद्दीन भी काफ़ी निरंकुश हुआ करता था, उन सभी के बीच में ऐसे अगर कुछ उदारवादी शासक आ जाते हैं तो बहुत एक अलग प्रकार से देखने को मिलता है। तो इसी में गयासुद्दीन तुगलक काफ़ी उदार था, जो अमीरों की भूमि को पुनः वापस कर दिया। अब समझिए कि ये पुनः वापसी क्या है, अमीरों की भूमि को क्यों पुनः वापस किया।
अब अलाउद्दीन खिलजी के समय में क्या हुआ करता था कि अलाउद्दीन खिलजी अमीरों की अमीरी छीनने के लिए, उन्हें और आगे बढ़ने ना देने के लिए, उन्हें जो गिफ्ट के तौर पे जो ज़मीनें दी जाती थी, जो जैसे कि दान के रूप में दिया जाता था, कुछ ब्राह्मण ऐसे थे जिन्हें दान के रूप में ज़मीनें दी जाती थी। किसी विजय के उपरांत जो अमीरों को ज़मीनें दी जाती थी गिफ्ट के रूप में, उन सभी ज़मीनों को वो वापस ले लिया करता था। ऐसा उसका मानना था कि अगर अमीर और अमीर हो जाएंगे तो वो विद्रोही हो सकते हैं, इसलिए वो ज़मीनों को वापस ले लेता था। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक जो है वो अमीरों को भूमि जो है वो पुनः वापस करता है, और इसका उद्देश्य ये भी होता है पुनः वापसी का कि हम इन्हें ज़मीनें वापस करके क्या करेंगे, उनसे भूमि कर वसूल सकते हैं। तो भूमि कर वसूलने के उद्देश्य से अमीरों को भूमि जो है वो पुनः वापस कर देते हैं उन्हें, और उसके पश्चात जो उनका कार्य है वो नहर निर्माण का, सिंचाई को आगे बढ़ाने के लिए इसने नहर निर्माण का कार्य किया, डाक व्यवस्था खुलवाया। इसने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया, तुगलकाबाद नगर की स्थापना करी। ठीक है, तुगलकाबाद नगर की स्थापना करी। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने करी थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, अनावश्यक इसने धन वापसी करी, जिससे धन लूटा गया था, जिनसे धन छीन लिया गया था, उन्हें वो धन को वापस कर दिया करता था। इसलिए अननेसेसरी रिफंड के कारण निजामुद्दीन औलिया से विवाद चलता था, और इसी विवाद के कारण जब वो बंगाल आक्रमण से, बंगाल विजय से जब वो वापस लौट रहा था, तो उसे संदेश भेजता है निजामुद्दीन औलिया को। कौन? गयासुद्दीन तुगलक उन्हें संदेश भेजता है कि हमारे दिल्ली लौटने से पूर्व आप दिल्ली को छोड़ दें। तो निजामुद्दीन औलिया, देखें यहाँ पे, बंगाल से तुगलक वापस दिल्ली आ रहे थे, तब इन्हें संदेश भेजते हैं। तो औलिया जो है इन्हें वापस रिप्लाई करता है कि हुनूज दिल्ली दुरस्त। अब ऐसा बहुत लोगों का कहना है कि कहीं इनके मौत के पीछे निजामुद्दीन औलिया का तो हाथ नहीं था, क्योंकि इसका जो कथन था वो बिल्कुल सत्य हो गया था। इनका कहना था कि हुनूज दिल्ली दुरस्त मतलब दिल्ली अभी दूर है। अब यहाँ पे देखिए कि वो दिल्ली लौटा भी नहीं और उनकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है मृत्यु? 1325 में, जब जौना खां उन्हें भोज के लिए अपने बैरक में बुलाता है, लकड़ी के महल बनाता है, और उस महल में वो बहुत शानदार पार्टी देता है, और भोज का वहाँ पे शुरुआत करता है। और जैसे ही वो भोज चल रही होती है, पार्टी चल रही होती है, और ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे हाथियों का अचानक आगमन हो जाता है उस लकड़ी के महल में, और वो महल, जो लकड़ी का महल बनाया जाता है, वो अचानक टूट के बिखर जाता है, गिर जाता है, और उसी लकड़ी के मलबे के नीचे गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। उसमें दबने के कारण गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहा भी जाता है कि कहीं जौना खां भी इसमें मिला हुआ तो नहीं था, जौना खां ने जानबूझ करके तो ऐसा नहीं किया, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि इसमें जौना खां का कोई हाथ नहीं था। तो जौना खां उनके पुत्र हुआ करते थे, किनके? गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र हुआ करते थे, और इन्होंने ही लकड़ी का महल तैयार किया था अपने पिता के लिए, और उसी महल के नीचे दब करके उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके पश्चात, उनकी मृत्यु के पश्चात, दिल्ली में ही मकबरा तैयार करता है जौना खां। तो इस प्रकार से आपने देखा गयासुद्दीन तुगलक की पूरी कहानी, किस प्रकार से उसने अपना शासन कार्य चलाया। बहुत ही उदारवादी शासक हुआ करते थे। उसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक जो शासन
काल अपना उनका प्रारंभ होता है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठते हैं। तो ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठने वाले यही जौना खां होते हैं, जो गद्दी पे बैठने के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाने जाते हैं। यही जौना खां जो उनके पुत्र थे गयासुद्दीन तुगलक के, उन्हें ही मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है। 1325 में पिता गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद शासक बनते हैं। इन्हें ही उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है। ये आप उलुग खां, वो उलुग खां को नहीं समझिए जो आपने खिलजी वंश के अंतर्गत देखा था, जो नुसरत खां उलुग खां ने जाकर के अलाउद्दीन खिलजी की बहुत हेल्प करी थी युद्ध को लड़ने में। ये उलुग खां वो नहीं हैं, ये अलग हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्हें उलुग खां की उपाधि से नवाजा जाता है। उलुग खां के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, इन्हें जौना खां भी बोला जाता है। तो तुगलक वंश के जो उलुग खां हैं वो मोहम्मद बिन तुगलक है, ठीक है। तो दिल्ली का सर्वाधिक शिक्षित सुल्तान के रूप में इन्हें जाना जाता है, लेकिन नीतियों की विफलता के कारण इन्हें स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु, मूर्ख, बुद्धिमान सुल्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो ये किस प्रकार से इनका नीति जो है वो विफल होता है उसके बारे में भी जानेंगे। तो 5 विवादास्पद इन्होंने निर्णय लिया था जो बहुत ही सही नहीं था। इन्होंने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि करी। अब दोआब क्षेत्र कहाँ है वो उसको आप देखेंगे तो आप देखिए कि दोआब क्षेत्र ये इंडिया का भाग है। अब यहाँ पे ही गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है और यहीं पे दिल्ली है, ठीक है। ये जो दोआब क्षेत्र है, इसी दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि करते हैं 50% इंक्रीज। अब सोचें कि कितना अधिक होगा, 10 गुना 20 गुना अधिक कर वृद्धि कर देना। तो कर वृद्धि कर देने के पश्चात ऐसा बदायूं वगैरह का उल्लेख है कि यहाँ पे दोआब क्षेत्र में काफ़ी अमीर लोग रहा करते थे, उनके पास बहुत सारे धन थे और उसी धन को वो लेने के लिए इसने कर के रूप में यहाँ पे बढ़ाया और ऐसा सोचा कि अगर हम कर वृद्धि करेंगे तो हमें अधिक से अधिक भू राजस्व दर को बढ़ाने में लाभ होगा। तो दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि करते हैं, लेकिन कर वृद्धि के पश्चात ही बहुत भयंकर अकाल हो जाता है, जिसके कारण उस अकाल के कारण वो कर नहीं दे पाते हैं और वहाँ की जितनी भी जनता है उसमें काफ़ी असंतोष की भावना पैदा होती है इनके लिए, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। और उन्हें संदेश भी भेजा जाता है कि इस क्रूरता का कोई दोमत नहीं है। तो इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को ही बदल देते हैं और दिल्ली से दौलताबाद कर दी जाती है। दौलताबाद देवगिरी का नाम बदल के रखा जाता है। देवगिरी यहाँ पे जो हमने बताया था, देवगिरी जिसे काफ़ी बार आक्रमण किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भी, फिर उनके और भी जो लोग होते हैं उनके द्वारा भी यहाँ पे बराबर देवगिरी में आक्रमण किया जाता है। और इसी देवगिरी में फिर से आक्रमण करके इसे मिला लेते हैं दिल्ली के लिए। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के अंतर्गत इसे मिला लिया जाता है और देवगिरी का नाम बदल करके क्या रखा जाता है, दौलताबाद। और दौलताबाद को राजधानी बना देते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। अब ऐसा कहा जाता है कि इस प्रजा से ही बदला लेने के लिए, जो प्रजा इनके विद्रोही हो गए थे उन्हीं से बदला लेने के लिए इन्होंने राजधानी बदल दिया और तुरंत उन्हें खाली करने के लिए दिल्ली को कह दिया कि आप तुरंत के तुरंत दिल्ली को खाली करें और दौलताबाद में निवास करें, तुरंत प्रस्थान करें। तो इस प्रकार से काफ़ी असंतोष की भावना थी सारी जनता में और अचानक ये जो कर देना, ये दिल्ली से दौलताबाद लोगों को प्रस्थान कर देना, ये सबसे ज़्यादा
उनका जो निर्णय था वो सबसे गलत निर्णय था, जो लगभग 32 में जा कर के वो इसे बदल भी देते हैं, दौलताबाद से वापस दिल्ली राजधानी बना देते हैं। तो लगभग 14 वर्ष के पश्चात पुनः वापसी होती है, दौलताबाद से फिर दिल्ली कर दी जाती है। तो ये इनका गलत निर्णय था कुछ। गलत निर्णय में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी है, जो काफ़ी गलत निर्णय के रूप में माना जाता है। ये कांसे तांबे के सिक्के चांदी के स्थान पे चलाते हैं, ठीक है। एडवर्ड थॉमस का ऐसा कहना था कि मोहम्मद बिन तुगलक प्रिंस ऑफ मनियर्स थे, सिक्के ढालने वाला सुल्तान इन्हें कहा था। अब ये सुल्तान ने कोई भी ऐसा चिन्ह निर्मित नहीं किया था जो ऐसा कहा जाए कि ये प्राइवेट है और ये गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट में कोई भी अंतर करने के लिए कोई भी इन्होंने प्रतीक चिन्ह के रूप में अपने सिक्के के लिए नहीं चलाया था, जिसके कारण जो प्राइवेट रूप से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गलत इस्तेमाल करने लगे और ढालना शुरू कर दिए सिक्कों के रूप में, और इस प्रकार अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ा गई थी उस समय। तो इस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक का सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी एक बहुत ही गलत निर्णय था। इनके समय में जो अभियान हुआ था, कराचिल अभियान, खुरासान अभियान, तो ये पॉइंट को आप देखेंगे। आगे हम देखेंगे कृषि सुधार के रूप में इन्होंने क्या कार्य किया। कृषि सुधार के रूप में इन्होंने दीवाने कोही, कृषि के लिए दीवाने कोही नामक विभाग चलाया, जिसके प्रमुख हुआ करते थे अमीर कोही। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे, अमीर कोही किसे कहा जाता है। तो दीवाने कोही नामक विभाग जो कृषि विभाग के रूप में शुरुआत की जाती है। फसल चक्र प्रणाली की शुरुआत करते हैं, क्रॉप पैटर्न, ये बहुत सही तरीका उस समय इन्होंने चलाया, क्रॉप पैटर्न के रूप में उन्होंने कृषि के अंतर्गत चलाया ताकि कृषि व्यवस्था सुदृढ़ हो, कृषि फसल चक्र सुदृढ़ हो और अधिक से अधिक फसल उपजाया जा सके। तो इस प्रकार फसल चक्र प्रणाली की शुरुआत करी। सिंचाई व्यवस्था बहुत अधिक कुओं का निर्माण कराया सिंचाई व्यवस्था के लिए। अकाल संहिता फैमिन कोड के रूप में चलाया। तकावी ऋण जो किसान हैं उनको ऋण प्रदान करने के लिए भी तकावी ऋण के रूप में इन्होंने चलाया। तो इस प्रकार इन्होंने बहुत सारे कार्य किए कृषि सुधार के लिए। दीवाने अर्ज सैन्य बलवान था। जलालुद्दीन खिलजी दीवाने वकूफ व्यय विभाग के रूप में था। अलाउद्दीन खिलजी के समय दीवाने रियासत, दीवाने मुस्तक राज, ये बलवान के रूप में जो था दीवाने अर्ज, उनके बारे में है। तो इस प्रकार इनके समय में जो अन्य तथ्य है वो आप देखेंगे तो सर्वाधिक विद्रोह हुआ था विजयनगर में, बहमनी में, ठीक है, जो जहाँ के शासक थे हसन गंगू और विजयनगर के शासक थे हरिहर एवं बुक्का, ठीक है। 1351 में थट्टा में इनकी मृत्यु हो जाती है, कुछ बीमारी के कारण इनकी मृत्यु होती है। 1333 में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता को 1342 में काजी बनाया। इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत कुछ लिखा है। रेहला जो इनकी पुस्तक है इब्न बतूता की, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है रेहला किसकी है, तो इब्न बतूता की है, ठीक है। जैन साधु जिन प्रभु सूरी को सम्मान किया गया था, प्रभु सूरी जिया नक्शबी ने संस्कृत कथाओं का तूतीनामा नामक पुस्तक में फारसी अनुवाद किया। तो ये कुछ प्रमुख जानकारी है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदाऊनी लिखते हैं कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से, क्योंकि कोई भी इन्हें पसंद नहीं किया करता था। ये कभी भी प्रजा के लिए ये अच्छा कार्य करने का सोचते भी थे, लेकिन उनके लिए गलत ही कर जाते थे और इस प्रकार लोग इन्हें पसंद नहीं किया करते थे। और अंततः इनकी मृत्यु के पश्चात कहा जाता है कि लोगों को उनसे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। किनके द्वारा लिखा गया है? बदाऊनी के द्वारा लिखा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरबार और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया। ठीक है, शेख अलाउद्दीन का शिष्य था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इनके गुरु कौन थे? शेख अलाउद्दीन। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरबार और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहीं कहीं पे। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजुधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपने देखा, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में देखा, गयासुद्दीन तुगलक ने किस प्रकार तुगलक वंश की स्थापना करी। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपने देखा। तो ये पूरा स्टोरी मैं समझती हूँ कि आप समझ चुके होंगे। और अब इसका जो एक क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न जो है, उसको आप देखें तो गयासुद्दीन तुगलक ने किस महत्वपूर्ण किले का निर्माण कराया था? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तुगलकाबाद, ठीक है, तुगलकाबाद का निर्माण कराया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर किस स्थान को राजधानी बनाया था? तो ये याद रखिएगा, दौलताबाद। देवगिरी का नाम बदल करके इन्होंने दौलताबाद रखा था और यही दौलताबाद दिल्ली से स्थानांतरित कर राजधानी इसने दौलताबाद कर दी थी। अब सब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ चले तो गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल की प्रमुख उपलब्धियों और प्रशासनिक सुधार का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख निर्णयों और उनकी असफलताओं का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो ये दो क्वेश्चन है जिसे आपको बनाने का प्रयास करना है। मेंस के रूप में आप लिखने का प्रयास करें। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव, अब टाइम कम है, ऑब्जेक्टिव के रूप में जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पास उन सभी को बनाते चले, प्रैक्टिस करते चले। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।